नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ होंगे फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी हैं फेडरल गवर्नमेंट के, इससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और मेरे साथ होंगे सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सईद गनी साहब, जो ना सिर्फ वज़ीर तालीम हैं, वीडियो लिंक से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत और सिंध की हुकूमत के एक बहुत ही वोकल स्पोक्स पर्सन हैं। जितना अच्छा वो सिंध की हुकूमत को समझते हैं, वहाँ के मामलात पे कमेंट करते हैं, शायद ही कोई उनसे बेहतर जो है हमें मामलात वहाँ के समझा सकता हो। लेकिन आज का ये दिन जो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध की हुकूमत के लिए और कराची के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा अच्छा दिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची रजिस्ट्री जो है, वो कराची की मैनेजमेंट के हवाले से सिंध हुकूमत पर और वहाँ के मेयर पर ताबड़तोड़ हमले करती हुई नज़र आई, जो बहुत ही सख्त वहाँ पर बहस थी। जहां कराची के जो आउटगोइंग मेयर है जनाब वसीम अख्तर साहब, उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए यही दुहाई दी कि मेरे पास कोई इफेक्टिव पावर्स नहीं है, ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ना मेरे पास फंड्स हैं, और तमाम जो निज़ाम है वो इस तरह से बनाया गया है कि उसमें मेयर जो है वो बिल्कुल हमें वो एक नाकाम है, वो कुछ करके नहीं दिखा सकता। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की भरमी जो है वो बहुत जारी रही। ये मुतालबा अक्सर देखने में आता है कि सिंध की हुकूमत ने कराची को कोई इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट नहीं दी। अगर एक तरफ ये सिंध और कराची की सूरत हाल है, तो दूसरी तरफ हम ये देखते हैं और एक जल्जला सा है कि डॉलर एक बार फिर ऊपर बढ़ रहा है। 169 रुपये का पाकिस्तानी रुपयों के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत है, और इट इज़ सेट टू राइज। ऐसा लगता है कि 170 को क्रॉस करेगा। हमें याद है कि आज से 2 बरस पहले जो पेशन गोइयाँ थी कि डॉलर 180-82 पे चला जाएगा। तो एक खौफ की सी कैफियत है, क्योंकि जब डॉलर राइज करता है तो पाकिस्तान में वो तमाम लोग जिनकी इनकम्स और जिनकी सैलरीज जो हैं वो डॉलर में है, जिनके सरमाया डॉलर में है, जिनके एसेट्स डॉलर में है, जिनको जो अशिया ख़रीदनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिजिटल हो या हेल्थ फैसिलिटीज़ हो या गुड्स उनको ख़रीदनी हो या उनको इंटरनली एक्सटर्नली ट्रैवल करना हो, तो ज़ाहिर है कि डॉलर के बाद उनकी ये सूरत हाल जो है, उनकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती चली जा रही है। मैं एक छोटा सा टुकड़ा दिखाऊंगा, चूँकि फवाद चौधरी सब सुन रहे हैं, कैसे जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने नेशनल असम्बली में ये डिमांड किया था कि गवर्नर स्टेट बैंक और जो पाकिस्तान के डिफेक्टो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जाए। वो टुकड़ा अगर प्रोड्यूसर सब दिखा सकें तो। गवर्नर स्टेट बैंक को और फीस शेख दोनों को ECL पे डालें और परफॉर्मेंस बॉन्ड बनवाएं उनसे कि तुमने फला चीजें करनी है, अगर नहीं करोगे तो ये इस मुल्क से नहीं जाओगे। और हॉट मनी के सारे यहां पे नाम आएंगे, आज नहीं आएंगे, कल नहीं, परसों तरसों कभी तो आएंगे। हम पीछा करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, वी हैव मार्क्ड ऑल दोज पीपल। नाज़रीन, यहीं से अगर हम डिस्कशन का आगाज़ कर लें, फवाद चौधरी साहब की तरफ में आता हूँ। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये बहुत ही एक प्रोवोकेटिव क्वेश्चन है जिसे शायद आपसे बेहतर कोई एड्रेस नहीं कर सकता। फवाद चौधरी साहब, चंद दिन पहले जब पब्लिक एक डिबेट होती रही, चंद हफ्तों पहले, तो आप भी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने टेलीविज़न प्रोग्राम में, शायद हमारे प्रोग्राम में भी आपने कहा कि जो लोग प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनके पास या एडवाइज़र्स हैं, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप है, या उनके पास बहुत से लोगों की आपने जिक्र किया। तो आर्गूमेंट जो था, मैं आर्गूमेंट पे आता हूं शख्सियात से। आर्गूमेंट ये है कि जिन लोगों के पास डुअल सिटीजनशिप है, अगर वो कैबिनेट पे बैठे हैं तो शायद वो फैसले सही नहीं करते होंगे, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ये आप थोड़ा सा हमें समझा दें कि हफीज़ शेख साहब जो हैं, जिनके पास ना तो वो तो मेंबर नेशनल असेंबली भी नहीं है, वो इस वक्त डिफेक्टो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इससे पहले भी वो यहाँ से सर्व करके गए हैं, वो गवर्नर स्टेट बैंक को लेके आए हैं। इन दोनों के बारे में अपोजिशन और मीडिया का ये कहना है कि इनके पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है। आपकी गवर्नमेंट कैसे जस्टिफाई करती है हफीज़ शेख साहब को और गवर्नर स्टेट बैंक को? देखिए, पहली बात तो यह है कि हफीज शेख साहब का ये कहना कि उनका पाकिस्तान में कोई स्टेक नहीं है, तो उनको भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का ही नहीं पता। हफीज शेख साहब के जो दादा थे, सईद गनी साहब ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वो स्पीकर थे सिंध असम्बली के, आई थिंक वो पाकिस्तान बनने के बाद पहले स्पीकर थे। और पाकिस्तान बनाने वालों में जो फैमिली जिसका बड़ा प्रोमिनेंट रोल है वो हफीज शेख साहब का है। ख्वाजा सफदर साहब का भी मैं डिनाई नहीं करता, जो वालिद साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, वो भी पाकिस्तान के तरीके पाकिस्तान के एक बड़े मुमताज़ रुकन थे। लेकिन उनकी तरफ से हफीज शेख साहब के बाप दादा के ऊपर होगा स्टेक। फवाद साहब, बाप दादा के स्टेक होते हैं, स्टेक होते हैं। आपके जो बाप दादा की बेसिस पे स्टेक होगा, वो तो सारे पाकिस्तानी जो दुनिया भर में रहते हैं।
नहीं ये मतलब तारीख के ऊपर होगा स्टे कि स्टे किस चीज़ में होगा कि आप यहाँ ठहरते ही नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ की तो स्टेटमेंट ये ना कि ये लोग सूट के, देखिए हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये लोग सूट केसेस में यहाँ पे लोग आते हैं और सूट केसेस लेके यहाँ से चले जाते हैं। स्टेक तो ये होगा कि अगर लोगों ने यहाँ मरना जीना है, उन्होंने यहाँ रहना है, उनके एसेट्स यहाँ पे हैं, उनका गवर्नर स्टेट बैंक का फॉर इंस्टेंस क्या फ्यूचर है पाकिस्तान में? जब वो IMF के एक रेजिडेंट डायरेक्टर थे इजिप्ट में, उनका क्या फ्यूचर होगा? जिस दिन वो गवर्नर स्टेट बैंक नहीं होंगे वो यहाँ पे कोई जॉब लेंगे? देखिए इस वक्त अगर आप देखिए तो यूके की जो बैंक है, जो उनका स्टेट बैंक है, उसका सरबराह कौन है? वो तो यूके का रेजिडेंट भी नहीं है, वो तो कैनेडियन है। दुनिया में देखिए हम एक एक्सट्रीम पोजीशन नहीं ले सकते। जहां टेक्नोक्रेट्स चाहिए वहाँ टेक्नोक्रेट्स होने चाहिए। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में, और आप तो खुद एक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, मीरपुर का बंदा जो है वो किस तरह से ये कह सकता है कि उनकी वफादारी कम है पाकिस्तान से? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। और बाप दादा रूट्स जो है वो मैटर करती, ये नहीं होता कि बाप दादे की बात जो है वो मैटर नहीं करती। इस तरह तो फिर नवाज शरीफ साहब के बाप दादा तो पाकिस्तान में थे, लेकिन उनकी सारी जायदाद तो लंदन में है। उनकी तो तमाम कारोबार जो है वो मुल्क से बाहर उन्होंने जाके एस्टैब्लिश किया। तो ये बात नहीं होती, हर केस में डिफरेंट होता है। जिस तरीके से अभी ये ख्वाजा आसिफ साहब का मैं बड़ा सही है, मैं आई लाइक जब आप कह रहे हैं इसका, फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है, फवाद चौधरी साहब, इसका मतलब ये है कि इस चीज़ को जज करने का एक बेहतर इंटेलिजेंट प्रोफेशनल क्राइटेरियन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो खासे 20-25 वर्ष शायद यहाँ नहीं रहे होंगे, यहाँ से तालीम लेके चले गए, वो एक IMF एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसी में काम करते हैं। IMF ने ही हमें कर्जा दिया हुआ है। IMF के साथ जो नेगोशिएशन, बातचीत, उसकी पॉलिसीज़ को जो इम्प्लीमेंट करना है, वो तो एक पाकिस्तानी बंदा जिसके स्टेक्स यहाँ पे हों और जिसने यहाँ पे बाद में रहना हो, जिसके एसेट्स यहाँ पे हों, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हों, वो एक बेहतर नेगोशिएटर होगा। हफीज शेख साहब पहले भी आए और चले गए। आप मुझे क्या मैं गलत कह रहा हूं कि फैक्ट्स गलत हैं कि हफीज शेख साहब जिस दिन यहां नहीं रहे फाइनेंस मिनिस्टर 2013 में, उसके बाद खामोशी से पाकिस्तान से चले गए? आर दीज फैक्ट्स रॉन्ग? या 7 बरस के बाद वापस आए 2019 में? एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है जो आप कह रहे हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि जो आदमी इंटरनेशनल इदारों में काम कर रहा है, जिसके वहाँ पे ताल्लुकात हैं, जिसके वहाँ पे असर है, जिसके बारे में लोगों को पता है कि ये काबिल आदमी है, उसके कहने के ऊपर ही आपको जो है वो लोन भी मिलेगा, उसके कहने के ऊपर आपको सहूलियात भी मिलेंगी। सो मेरा ये नहीं ख्याल कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप टेक्नोक्रेट्स भी लेते हैं, आप बैरून मुल्क से लोग भी लेंगे, असूल थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है। आप जरा पहले बात सुन लेना, होने देना। नहीं, आप पहले मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दें, फिर आपको तमाम ममालिक जो IMF से कर्जा लेते हैं, क्या उनके स्टेट बैंक के गवर्नर IMF के पहले ऑफिस होल्डर होते? नहीं, आप पहले मैंने जरा पूरा पॉइंट बताएं ना, आप समझाएं पॉइंट क्या है, फिर आपको समझ आएगी ना। अभी तो आप दरमियान में क्योंकि बार बार बात कर रहे हैं, उससे कट जाती है बात, उससे एक वो सीक्वेंस नहीं बन पाता। देखिए असूल ये नहीं, समझाइए प्लीज। असूल ये है कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें आप टेक्नोक्रेट्स को लेंगे। असूल ये है कि उसमें आप फॉरेनर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन डिसीजन करना जो है वो इख्तियार होगा जो पाकिस्तान के अंदर वोट लेके लोग आएंगे उनका। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक बुनियादी आप समझिए कि ज़रूरत है, एक बुनियादी शिक है। जो आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो बात की, और मैं समझता हूँ उसमें बिल्कुल वजन है, और उनकी जो रिमार्क्स थे वो बड़े पावरफुल थे। बात यह है कि ये आप नहीं कर सकते कि बाहर से अगर लोग आएंगे वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा होंगे। और जो अगर आप SAPMs की और जो एडवाइजर्स का या जो सारा रोल भी आप देखें, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 91 है जो फेडरल कैबिनेट को डिफाइन करता है, वो बताता है कि फेडरल कैबिनेट कंप्राइजेस ऑन द प्राइम मिनिस्टर एंड द फेडरल मिनिस्टर्स, बाकी तमाम लोग जो है वो बाय इन्विटेशन आते हैं। अब यहाँ पर अगर तो डिसीजन मेकिंग जो है वो आपने बाहर कर दी है, प्रॉब्लम है। अगर आपने डिसीजन मेकिंग जो है वो इलेक्टेड बंदा कर रहा है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग शामिल हैं, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गवर्नर स्टेट बैंक की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, ठीक है, मेरे इसके ऊपर तो जो है ये तो प्योरली टेक्नोक्रेटिक पोस्ट है, और वही बंदा आएगा कि जो कि बाहर काम करता रहा है, जिसका एक कैलिबर है। मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूँ फवाद, लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं, लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं। इस मुल्क में आज़ादी इजहार अब नहीं रहा, बहुत ही कम होता चला जा रहा है। लोग ये सवाल उठाने से डरते हैं कि गवर्नर स्टेट बैंक एक ऐसे शख्स हैं जो ऑर्डिनरली इस मुल्क में रेजिडेंट ही नहीं है, और वो एक IMF ही के वहाँ पर एक ऑफिस होल्डर थे, उनको लाया गया। क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में बड़ा वेटी क्वेश्चन है
क्या गवर्नर, मुझे यूके का नहीं पता, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, क्या गवर्नर, हम बाकी चीजें यूके की देख के तो नहीं करते ना फवाद साहब, क्या गवर्नर स्टेट बैंक अगर यहाँ गवर्नर नहीं होंगे तो क्या उनका फ्यूचर इस मुल्क में होगा? क्या वो यहाँ पे किसी बैंक की नौकरी करेंगे या यहाँ से वो चले जाएंगे? ये मेरा आपसे सवाल है, आपकी क्या जजमेंट है इसमें? नहीं, तो बात यह है कि वो कोई हमने उनको एसबीटी का चेयरमैन तो नहीं बना दिया हुआ। गवर्नर स्टेट बैंक का जो होता है, उनके जो काम है, एक बोर्ड है वो पूरा उसको गवर्न कर रहा है, एक बोर्ड है जो पूरा उसको देख रहा है। इस तरह तो नहीं होता कि एक आदमी जो है पता नहीं क्या कर जाएगा। एक प्रोफेशनल आदमी को आपने जो पाकिस्तानी है जो कि टॉप प्रोफेशनल है, दुनिया के चंद टॉप प्रोफेशनल्स में आता है, आपने उसको हायर किया है, आपने उसे कहा कि अपना बैंक, और मैं आपको 10वीं मिसालें दे सकता हूँ जहाँ पे मुल्कों के स्टेट बैंक के हेड्स खुद उन मुल्क के शहरी ही नहीं है, ये तो हमारे अपने शहरी है ना, वो बाहर चले जाते हैं क्योंकि इसमें कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाती जिस तरह हमने एक मायोपिक व्यू बना लिया है। हफीज शेख साहब जो थे, चले गवर्नर से हट जाते हैं, हफीज शेख साहब भी लाए गवर्नर साहब को। हफीज शेख साहब जब पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे 2010 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब उनको सेनेट की भी सीट दी गई, उस वक्त उनकी क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी कि उनको दोबारा लेकर आया गया? हफीज शेख साहब का भी यही है। हफीज शेख साहब पाकिस्तान के एक जाने माने फाइनेंस वर्ल्ड के आदमी हैं। उनका जो पहले भी कारकर्दगी जो उनकी रही है वो बिल्कुल बुरी नहीं रही है। और जब आप इतना ज्यादा एक सिचुएशन में हो मुल्क, जब आप ड्रास्टिक देखिए ना फवाद, आपकी गवर्नमेंट मुसलसल भी कहती, क्या आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है? देखिए ना, काबिल लोग तो हम ज़बानी कहते हैं ना जनरलाइजेशन में। क्या आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन क्या है? क्या पीपल्स पार्टी की फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट थी 2010 और 13 में वो अच्छी रही थी? कभी तो नहीं आपने कहा कि अच्छी रही थी? नहीं, अच्छी नहीं रही है, लेकिन उस वक्त भी जो हालात में जब वो आए थे, एक दुनिया में आप क्या करेंगे? आप जो 5-7 लोगों को माशी हालत फ्रेंकली सिर्फ कोई फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं बना रहा होता। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें जो होती हैं। मेरा काम था सवाल पूछना सर, मेरा काम था फवाद चौधरी साहब सवाल पूछना। पब्लिक अपना अपना फैसला जो है वो कर लेगी। जो मैंने सवाल पूछे, जो जवाब आपने दिए हैं, ज़रा सईद गनी साहब की तरफ आते हैं। सईद गनी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने कराची के हवाले से सवाल उठाए हैं और आपसे ज़्यादा कोई वोकल नहीं है, इसके हवाले से छप भी बहुत कुछ रहा है। फॉर इंस्टेंस, एक मेरे हाथ में कॉलम है बलोचिस्तान टाइम्स का जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, वो है NDMA इन कराची व्हाट नेक्स्ट, जो एक्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अनवर महमूद का 6 अगस्त का है, जिसमें ये सवाल है कि आखिर NDMA चले चीज़ों को ठीक भी कर देती है, कराची के मसाइल का फ्यूचर हल क्या है? रिकमेंडेशन ये है कि अगर दिल्ली को एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाया जा सकता है हिंदुस्तान में, जहाँ का अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर है, वहाँ की असेंबली है, क्या वजह है कि कराची को नहीं बनाया जा सकता जब उसके मसाइल का हल नहीं है? क्या वजह, क्यों आप इसको अपोज करती? देखिए, अगर मुझे इजाज़त दें आप, तो थोड़ा सा जो आप फवाद चौधरी साहब से बात कर रहे थे उस पर मैं भी कमेंट कर, या फिर बराह रास्त आपके सवाल में आ जाओ। सर जल्दी से करें ना सर, कराची पे फिर आ जाएं हम ज़रा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि PTI की हुकूमत की बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, और शायद जिस तरह इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं। इमरान खान साहब खुद जो ड्यूल इलेक्शंस के लिए कहते थे वही सिर्फ सुना दीजिए काफ़ी है। और मैं समझता हूँ कि अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर ही लोग इनके यहाँ लगते या सलाहियतों की बुनियाद पर लगते, तो फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात आज भी होते। ये बहुत अच्छा डिफेंड कर लेते हैं और पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छा डिफेंड करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इनका अपना जो रिप्लेसमेंट आया था वो भी आपके सामने, और ये हफीज शेख साहब हों या गवर्नर स्टेट बैंक को, मेरा नहीं ख्याल है कि ये इनकी अपनी चॉइसेस हैं। गवर्नर स्टेट बैंक को शायद जानते भी नहीं होंगे जब ये यहाँ लग गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैसले भी हुए जो शायद फवाद चौधरी साहब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल मुश्किल चीज़ है। अच्छा, अब जो आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं आज सही कह रहे हैं सर, मैं आपसे एग्री करता हूं। सही गनी साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं। फवाद चौधरी वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये गलत डिसीजन था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फवाद चौधरी को हटाने का। आई फुली एग्री विद दैट। मैं भी इसको मानता हूं। अच्छा, मैं जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, आज मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद मौजूद था, इसलिए कि मेरे खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, और वो जब कराची बेंच आता है तो मुझे बुला लिया जाता है, लेकिन हेयरिंग मेरी अभी तक कभी नहीं हुई, कोई केस मेरा लगा नहीं। लेकिन आज भी सुबह में मौजूद था और कल सुबह से फिर भी मैं जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हूँगा। तो जो भी हुई आज की प्रोसीडिंग्स वो मेरे सामने हुई हैं। उसमें सिर्फ एक लम्हे पर चीफ जस्टिस साहब ने कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस दी, जो ज़्यादा तो शायद मेयर साहब और इनसे पहले जो मेयर साहब आए थे, साहिबान आए थे, उनके मुतल्लिक थी।
और सिंध हुकूमत के लिए भी कुछ 2-4 अल्फाज उन्होंने कहे। बहरहाल अब मैं ऑब्जर्वेशंस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो फैसले का हिस्सा नहीं होती और वो आती हैं और फिर बात गुजर जाती है। जो बात आप कह रहे हैं कि कराची को एक अलग से क्यों नहीं बनाया जा सकता यूनिट, देखिए ये बात इसलिए मैं उसको आउट ऑफ क्वेश्चन कहता हूँ कि सूबा सिंध में कोई भी जमात इस बात के साथ खड़ी नहीं हो सकती है। अगर एक जमात है जो कभी कभी ये बात करती है, वो MQM है, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, 3 कदम पीछे चले जाते हैं, फिर खुद कह देते हैं नहीं हम ये नहीं चाहते, हम ये करना नहीं चाहते हैं। आप फवाद चौधरी साहब बैठे हैं PTI के किसी रहनुमा को सुबह जी नहीं डरते, सुबह सिंध के लोगों के जज्बात से डरते हैं। आप चलेंगे हम मुझसे नहीं मुझसे क्या डरेंगे, सूबा सिंध के लोगों के जो जज्बात हैं, जो सोच है, उससे डरते हैं ना। सूबा सिंध में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है, कोई एक सियासी जमात ऐसी नहीं है जो ये बात कहे। मैं इसको बड़ी तफसील से डिस्कस करते हैं ना इस इशू को। मैं एक ब्रेक ले लूं सईद गनी साहब आपसे इशू। देखिए मसला ये है, हमें कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कम से कम 22 मिलियन, अगर 25 मिलियन नहीं है, 30 मिलियन नहीं, उसके मसाइल का हमें हल निकालना है। कराची पाकिस्तान के लिए ऐसे ही है जैसे इस्तांबुल जो है वो तुर्की के लिए है। पाकिस्तान की मैशत में हम हल ही नहीं निकाल पा रहे, हम इन टेक्निकलिटीज़ में फंसे हुए। एक ब्रेक लेते हैं, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हल क्यों नहीं निकलने दे रहे आप आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। मैंने वक्फे से पहले कहा था कि मैं सईद गनी साहब के पास जाऊंगा। सिंध के वज़ीर तालीम है, पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त। सईद गनी साहब, चूँकि ब्रेक से पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, वक्फे में मुझे लगातार टेक्स्ट मैसेजेस आते रहे हैं कराची से। लोगों का कहना ये है कि सईद गनी साहब को याद करवाएं कि कराची शहर के अंदर पुलिस बाहर की, एडमिनिस्ट्रेशन बाहर की, SHO बाहर का, सेक्रेटेरिएट सर्विसेज बाहर की। उनको याद करवाएं सईद गनी साहब को कि पीपल्स पार्टी ने इस सूबे में तकरीबन 20 बरस इंटरप्शंस के साथ हुकूमत की है, 12 बरस से मुस्तकिल हुकूमत कर रही है। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एक्सपेंड क्या करना था, जो था उसके ऊपर भी तजावज़ात हो गई हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई हैं, किसी ने उसका सोचा नहीं। वो कहते हैं कि आपके जो अफसरान बाहर से आते हैं वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनको इस शहर से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई रिगार्ड नहीं है। फिर एक क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब जो हैं ये कराची के फेसेस हैं जिनको स्पोक्समैन के तौर पर रखा गया है। उर्दू अच्छी बोलते हैं, इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है सईद गनी या मुर्तज़ा वहाब के पास, इनको कोई पीपल्स पार्टी में सुनता नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कराची के फेसेस रखे गए हैं और ये वो शहर है जहाँ हर रेवेन्यू कंट्रोल करने वाली चीज़ जो थी, मतलब इवन KDA और KMC को, मेट्रोपॉलिटन को ओवरलोड ख़त्म कर दिया गया है और सिंध कंट्रोल बिल्डिंग अथॉरिटी यहाँ पे खड़ी कर दी। जहाँ जहाँ पैसा बन सकता था वहाँ सिंधी पॉलिटिशियन ने उसको कंट्रोल किया, पीपल्स पार्टी के पॉलिटिशियन ने। ये देखें कि आपको साफ समझ आई होगी कि दिल से बातें आ रही हैं, ये लोग अंदर से लिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा बहुत ही अदब से अर्ज करूँ, जब आप कहते हैं बाहर से आ जाते हैं तो कहाँ से? भारत से आते हैं, इसराइल से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, कहाँ से आते हैं? यूरोप से आते हैं, कहाँ से आते हैं लोग? देखिए यही माइंडसेट है जो सिंध के अंदर डिवाइड पैदा करता है और नफरतें पैदा करता है। ये मखसूस सोच के लोगों के तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि कराची की अक्सरियत की ये ख्यालात हैं। ये अप्रोच ही गलत है। देखिए अगर आप सूबा सिंध के लोगों को ये हक नहीं देंगे कि वो अपने सूबे के कैपिटल में आके काम कर सके, तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ज्यादती की बात है। आप क्या किसी को पंजाब से किसी बंदे को रोक सकते हैं कि लाहौर आकर अपना बिजनेस न करे, लाहौर आकर अपनी पोस्टिंग न कराए? ये नहीं होना चाहिए, गलत है। पंजाब के हर शख्स का सूबे के हर इलाके पर, बल्कि मुल्क के हर इलाके पर हक है। कराची के अंदर पूरे मुल्क से लोग आते हैं, रोजगार कमाने आते हैं, यहाँ नौकरियां करते हैं, यहाँ वो सरकारी मुलाजमतें कर रहे होते हैं, सरकारी दफातर में पोस्टेड होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? मैं उनको कह दूं कि आप निकलो सूबा सिंध से बाहर? ये मेरा ख्याल है कि सोच ही गलत है जो बात कही गई है। हमारे इख्तियारात की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि जितना एक वज़ीर का इख्तियार। जी सईद गनी साहब जी, हमारे नेबरिंग हिंदुस्तान में चंद स्टेट्स और चंद ब्रिटिश, देखिए 11 टोटल प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, बाकी स्टेट्स थी। वहाँ अब 28-29 स्टेट्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और दिल्ली शहर को उन्होंने एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका अपना चीफ मिनिस्टर है, उसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्या वजह है कि हमारे यहाँ आपकी पार्टी और सब लोग जो हैं ये सूबों को एक सैक्रोसैंक्ट ऐसा तकद्दस दे रहे हैं? सूबे डिवाइड हो सकते हैं, नई स्टेट्स क्रिएट हो सकती हैं, मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें सियासी जमातें अवाम की तर्जुमान होती हैं। जो लोग सोचते हैं सियासी जमातें उसी डायरेक्शन, उसी लाइन पे जाती हैं। पंजाब की असम्बली अगर इत्तफाक राय से करारदाद पास करती है कि पंजाब में और 2 सूबे बनने चाहिए, तो वहाँ तमाम जमातों में इत्तफाक है। PTI अगर इलेक्शन में जाती है तो कहती है कि हम साउथ पंजाब सूबा बनाएंगे। PMLN अगर जाती है तो वो कहती है कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में जाती है, वो कहती है कि हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे।
वहां पर जमातों में इत्तेफाक है और वो लोगों की तर्जुमानी करते हुए ये बात करते हैं, असेंबली करारदाद पास करती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पीटीआई वफाकी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट का भी व्यू ले लेते हैं। मैं एक जुमला देखें, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी पंजाब में कहती है कि साउथ पंजाब बनना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी को तो बुरा भला कहते हैं, हम नहीं चाहते, लेकिन क्या पीटीआई और पीएमएलएन कहते हैं कि सिंध में सूबा बनाना चाहते हैं? नहीं कहेंगे, मुखालफत करते हैं कि सारे यहाँ मकामी लोग हमारे। तो जब सूबे सिंध में सारी सियासी जमातें हैं, सारी सियासी जमातें उसकी मुखालिफ हैं, तो बाहर के कुछ लोग क्यों उस बात पे तुल गए कि जी पंजाब के लोग बनना चाहिए? यकीन माने मैं आपके सवाल को इग्नोर नहीं कर रहा जी, मैं आपके सवाल को इग्नोर नहीं कर रहा, इसी को लेके आगे फवाद चौधरी साहब, आपकी जमात और वफाकी हुकूमत जो है वो इन्हीं आर्गुमेंट्स में, ये जो लीगल किस्म के आर्गुमेंट्स हैं कि ये तरीका है सूबा बनाने का, इसी पे फंसे रहेंगे? ये कराची के शहर के लोगों के जो हालात हैं और जो वहाँ पर इस वक्त इंसानी ज़िंदगी के साथ हो रहा है, उसको रिलीफ देने के लिए कोई मीनिंगफुल वे फॉरवर्ड भी कोई निकालेगा? कुछ करेगी फेडरल गवर्नमेंट? देखिए, पहली बात तो ये है मोहित पिज़ादा साहब, अगर आइन के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद हो जाए ना, तो ये बहस काफ़ी हद तक वैसी रेलिवेंट नहीं रहती। आइन क्या कहता है? आर्टिकल 140A जो है वो बाइंड करता है सूबों को कि वो जो प्रोविंशियल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को डिवॉल्व करेंगे। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो लोकल गवर्नमेंट हुआ उसमें बड़ा ज़बरदस्त काम यही किया गया था। ये जो कराची की सारी तरक्की हुई आखिरी तो मुशर्रफ साहब के दौर में हुई, नेमतुल्लाह साहब ने की, फिर जो अपने आए मेयर, दूसरे मेयर आए, मुस्तफ़ा कमाल आए। एक्चुअल तो वो परवेज मुशर्रफ साहब के पीछे जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था उसकी ताकत थी, जिसकी वजह से कराची में तरक्की हो सकी। अब उसके बाद पंजाब में भी हमने आज देखा कि सारे में अब हो ये रहा है कि जब पीपल्स पार्टी ने एक और जबरदस्त काम किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब हुई 18वीं तरमीम हुई, उसमें ये हुआ जो मुशर्रफ साहब के दौर में कमी रह गई थी, यानी सेंटर से डेवोल्यूशन नहीं हुई थी। 18वीं तरमीम ने सेंटर से डेवोल्यूशन कर दी, लेकिन जो गलत काम हुआ वो ये हुआ कि सूबों ने जो डेवोल्यूशन हुई थी सूबों से डिस्ट्रिक्ट को वो वापस ले ली। अब वो क्या रहा है, अब तकरीबन जो सिंध है उसको 13-14 ट्रिलियन रुपया मिला है 10 सालों में, पंजाब को 17-18 ट्रिलियन रुपया, बल्कि 19 ट्रिलियन रुपया मिला है, इसी तरह से केपी और बलूचिस्तान को। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी बैठ जाते हैं प्रोविंसेस में बादशाहों की तरह, और वो डेवोल्यूशन का नाम नहीं ले रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज रिमार्क्स तो दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 140A का केस पेंडिंग में कम 4 साल से पेंडिंग है, वो वहां पे जो डिसाइड नहीं हो रहा। और फेडरल कैबिनेट कम से कम 3 दफा कह चुकी है महीनों में कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड करना चाहिए, वो केपी और पंजाब में इन्फोर्स नहीं हो रहा, सिंध में तो जो है वो कैसे करेंगे? तो जब तक प्रोविंशियल सिस्टम्स जो हैं वो अपने इस चीज को ना रिकग्नाइज करे कि हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ वसाइल शेयर करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शेयर करनी है, और हमने उनके साथ जो है वो अपना जो रिसोर्सेज हैं शेयर करने हैं और इक्विटेबल बेसिस पे शेयर करने हैं, ये मसला ऐसे ही चलता रहेगा। देखें, इसमें मैं आपसे बिल्कुल सही। अब सर मुझे पूरा यकीन है कि सईद गनी साहब ने बहुत गौर से इसको सुना होगा। सईद गनी साहब, बड़े सब्सटेंशियल और वेटी आर्गुमेंट दिए हैं फवाद चौधरी ने रिगार्डिंग दिस लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 148। मैं उस 2001 के निज़ाम का भी हिस्सा रहा हूँ, मैं यूसी नाज़िम रहा दोनों टर्म्स में, कराची की काउंसिल में दोनों मरतबा लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा, तो मैंने उस कानून को भी देखा है, समझा भी, उसमें काम भी किया है। प्रॉब्लम यह है कि अगर वो कानून इतना ही अच्छा था 2001 वाला, जिसको आज लोग बहुत समझते हैं कि अच्छा था, किसी एक सूबे ने भी उसको रिटेन नहीं किया। इवन 2001 में एमक्यू ने उसकी मुखालफत की और इंतखाबात का बाइकआउट किया था, बल्दियाती इंतखाबात का एमक्यू ने खुद बाइकआउट किया, उसको बुरा कानून कहा था। बहरहाल 2005 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो अगर कोई एक ऐसा कानून जो पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, हमें कहा जाता है कि वो कानून बना लें आप आर्टिकल 140 अमेंड कर लें। सरकार आप फवाद साहब वकील हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन 140A में जो लिखा हुआ है उसमें कहाँ लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ ने क्या क्या पावर देना है? उसमें यह कहा गया है, जो मैं समझता हूँ कि आर्टिकल 140A ने इस बात को गारंटी किया है कि हर सूबे के अंदर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम होगा, हर सूबा उसको कायम करेगा, ये कहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल इख्तियारात होंगे। आपका ख्याल कुछ और तरह का हो सकता है, मेरा ख्याल सर मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सर मैंने पढ़ा हुआ, मुझे याद है,
मुझे पूरा याद है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे भी इसको दिखा देंगे। देखिए पढ़िए, देखिए 140A में लिखा है, 140A का टाइटल है लोकल गवर्नमेंट, उसमें लिखा है ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। जब आपका मेयर दुहाई दे रहा है कराची का रो के वसीम अख्तर के नहीं है मेरे पास ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, आप समझते झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ये रुक जाइए डॉक्टर साहब बात सुने। अब वो क्या कहता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को देंगे ना, हम ये समझते हैं कि हमने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी दानिश के मुताबिक पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल इख्तियार दिए हुए। आप डिसएग्री कर सकते हैं, ठीक है, आपको हक है, मेयर साहब को हक है। मुझे ये बताइए, क्या पंजाब में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं आज? उनको टर्म पूरी करने दी है इन्होंने? केपीके के अंदर है, इन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाए? बलोचिस्तान में इलेक्शन करवाए इन्होंने? जहां देखिए आइन की मेरी बात सुने, जो ग्रॉस वायलेशन है, जो ग्रॉस वायलेशन है 140A की, जिसमें कहता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ना पंजाब में है, ना केपी में है, ना बलोचिस्तान में है। इस्लामाबाद वाले को भी उन्होंने फारिग कर दिया था, वो कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया। अब ये हमें कहते हैं जो सुबह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उनकी मुद्दत पूरी करने दे रहा है और दोबारा इलेक्शन करवाना। आपने लोकल गवर्नमेंट का कहा था, वो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट है नहीं। देखिए पहली बात ये है मोहित साहब, पहली बात यह है कि सईद गनी साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने तो पहले ही कहा कि पंजाब और केपी लोकल गवर्नमेंट में वसाइल नीचे देने को तैयार, तो बाकियों को कैसे कहें? मैंने तो पहले ही आपको ये कहा, आपने 2 बार कह चुके। अच्छा नहीं, आप मेरी बात सुन लें सईद गनी साहब। दूसरी बात जो आपने कही है ना कि जो डेवोल्यूशन है वो तो मेरी मर्जी है ना, मैं कितनी डेवोल्यूशन करूं, मैं इससे ज्यादा करूं या इससे कम करूं, आप ऐसे नहीं कर सकते। जो लीगल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो पहले ओरिजिनल लॉ में जितनी डेवोल्यूशन हुई है आप उससे ज्यादा तो कर सकते हैं, आप उससे कम नहीं कर सकते। और खुद सिंध गवर्नमेंट का जो मौकफ है एनएफसी अवार्ड के ऊपर, आप ये कहते हैं नहीं आप एनएफसी अवार्ड को बढ़ा सकते हैं, आप कम नहीं कर सकते। और यही जो है आर्टिकल 160 में आपने डाला भी है। आप जो प्रिंसिपल एनएफसी अवार्ड के लिए बात करते हैं, आप कराची के लिए उस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं। आप जो बात एनएफसी अवार्ड के लिए करते हैं, आप अपनी लोकल गवर्नमेंट पावर्स के ऊपर वायलेट करते हैं। एक मौकफ रखे ना, जैसे मैंने ये मौकफ दिया पंजाब हुकूमत को भी कह रहा हूँ गलत किया जो आपने लोकल गवर्नमेंट ना करा के और रेवोल्यूशन ना करके खैबर पख्तूनख्वा को भी फौरी तौर के ऊपर कराना चाहिए। सिर्फ आखिरी एक पॉइंट ये मैं दे दूं। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना चीफ मिनिस्टर्स का और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज का, कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर को इतना ताकतवर कर दे और उसके बाद जो है अपनी मर्जी का कोई चीफ मिनिस्टर लगा ले और फिर वो सारे मामला जो है वो अपने कंट्रोल में रहे। 22 करोड़ की आबादी है, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। आपको डेवोल्यूशन करनी पड़ेगी, एमएनए एमपीएस को अपने हाथ से ये इख्तियारात देने पड़ेंगे पहले आपने। और मैं तो तारीफ कर रहा हूँ 18वीं तरमीम जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियारात नीचे गए। अब ये कैसे हो सकता है कि जो पार्टी 18वीं तरमीम की तारीफ करे वो कहे कि नहीं आर्टिकल 140A को हम नहीं मानते। एक असूल रखे ना, ये हो सकता है मीठा मीठा आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन देखिए मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ आपसे कि इस कानून को बनाते हुए 2001 का कानून बेस कानून नहीं है। 2001 के कानून को चारों सूबों ने उठाकर कचरेदानी में फेंक दिया। सिर्फ सिंध ने नहीं, सबने फेंका उठा के। कोई कचरे की बात नहीं है। सुने तो सही ना, नहीं कर रहा पावर देने तो सही ना, कचरे की क्या बात है? अच्छा सुने तो सही ना, तो फवाद साहब सुने तो सही ना। मतलब हमने तो नहीं ना, पंजाब ने भी किया, केपी ने भी किया, बलूचिस्तान ने भी किया, सिंध ने भी किया। तो अब चारों बेस नहीं तैयार। सुन तो लेना, सुन तो ले भाई, सुन तो ले हजूर जनाब। देखिए हमारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट था जिसके ऊपर हमने 2013 का कानून बनाया वो 1979 का सिर्फ लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, ठीक है, जो ऑर्डिनेंस था उसकी बुनियाद पे हमने बनाया। उसमें हमने इजाफा किया है। अच्छा ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का था, पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था। मैं बताता हूँ, मैंने आपने बहुत पढ़ा होगा, मैंने भी थोड़ा सा पढ़ा है। सही है सब। ये ओरिजिनली पीपल्स लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस था, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था 1975 या 76 में। 79 अच्छा सुन तो लेना, अभी आपने कहा ये सुन तो ले, जिसको आप सुन तो ले, गरीब रख के बैठे हुए और मेरे भाई सुन तो ले बात। हमें सही तरीके से हमें ब्रेक की तरफ बढ़े नहीं, ये जरा की तरफ बढ़ रहे हैं। दे दे एक सेकंड का सही तरीके का पॉइंट तो मुकम्मल हो जाए। अब ये मुझे बोलने नहीं देंगे इसलिए कि मैं कंक्लूड करता हूं। क्या कराची के और पाकिस्तान के बाकी तमाम लोगों के सूबों के जो अवाम है वो इसी बहस को सुनते रहेंगे कि सियासी तौर पे करने का ये तरीका है, आइन में ये लिखा है,
कल मैं खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था जो कहते थे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हाइब्रिड मॉडल है गवर्नमेंट का जिसमें एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई मानते हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल है, अगर ये हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल नहीं कर पाएगा अगले 2-2.5 बरस में, तो फिर तो पाकिस्तान की रियासत का मुस्तकबिल रह क्या जाएगा, ये सोचने की ज़रूरत है। और मैं चाहूँगा कि इस पर सईद गनी साहब और फवाद चौधरी साहब थोड़ा सा हमें समझाने की कोशिश करें। कराची शहर के मसाइल हमारे सामने हैं, बाकी पाकिस्तान के मसाइल भी हमारे सामने। हम बहस ये कर रहे हैं कि आर्टिकल 140 की इंटरप्रिटेशन इस तरह से होगी, फला पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी नहीं हो रही दूसरे के साथ। क्या आवाम इसी चीज़ का इंतजार करते रहेंगे या हमें यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 21वीं सदी के सोल्यूशंस चाहिए? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साथ हैं फवाद चौधरी साहब और मेरे साथ हैं सईद गनी साहब। वक्फे से पहले की जो डिबेट है उसको आगे बढ़ाते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने एक अपनी शोहरत डेवलप कर ली है आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस के हवाले से। हम आपको गैलीलियो भी कहते हैं। आपने बहुत सी चीज़ों में आपने एक डिफरेंट पोजीशन इख्तियार की है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो लोग नहीं करते। कल मैं खुर्रम दस्तगीर साहब के साथ, जो पाकिस्तान के एक्स कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, पढ़े लिखे शख्स हैं, PMLN में जो पढ़ी लिखी लीडरशिप है उसमें उनका शुमार किया जा सकता है। उनका आर्गुमेंट ये था कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड मॉडल गवर्नमेंट का चल रहा है, हमें ये हाइब्रिड मॉडल नामंजूर है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि हाइब्रिड मॉडल इसलिए एग्जिस्ट करता है PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कि ये एक रिस्पॉन्स है, ये एक रिएक्शन है पाकिस्तान के उन एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जहाँ इस कंट्री का कोई इकोनॉमिक मॉडल वर्क नहीं कर रहा, उसका हल निकालना है। अब सवाल ये है कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल जो है, अगर ये भी अगले 2-2.5 बरस में इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा कि आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन ये है, फला अदालत तो ये कह रही है, फला वकील साहब और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, तो फिर आगे पाकिस्तान की रियासत का फ्यूचर है क्या फवाद चौधरी साहब? देखिए, हुकूमत जो है ना, ये एक एक्चुअली मैं तो वो सईद गनी साहब का पॉइंट मुकम्मल हो, मैं तो चाहता था उसके ऊपर और चले। आर्टिकल 140A की बड़ी इंपॉर्टेंस है और उसको देखिए, मैं तो हमेशा समझता हूँ कि हुकूमत जो होती है ना कि मस्त हाथी की तरह होती है, ये बात चल रही होती है, निज़ाम एक पूरा चल रहा होता है। रियासत जो है उसको, पाकिस्तान की रियासत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें कोई ऐसा चाहिए। तो फिर एक पॉलिटिक्स है, मीडिया है, चलता जाता है, कोविड है, तो दुनिया की कितनी मईशतों को प्रॉब्लम है। सो एज सच इतनी जिस तरह से आपने अपना वो फ्रेम किया है कि मुस्तकबिल पता नहीं हो क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मसाइल तो कोविड-19 से पहले के चले आ रहे हैं फवाद चौधरी साहब, चले आ रहे हैं। मसाइल तो कोविड-19 से बहुत पहले मैनिफेस्ट कर चुके। देखिए, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो तो देखने का तरीका है। अभी अगर आप पॉजिटिव देखना चाहें तो आप देखिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन से आपका $2.5 बिलियन के ऊपर आ गया है। आपकी रेमिटेंसेस जो है वो तारीख की सबसे ज्यादा सतह के ऊपर है। इस वक्त आपका जो डिफॉल्ट का खतरा था वो टल गया। मूडीज ने आपको जो है वो स्टेबल डिक्लेयर कर दिया है डिस्पाइट कोविड। वो देखने का तरीका है, आप किस तरह से देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन पैकेज आपका जो है वो चल रहा है, वो बड़ा वो सही चल रहा है। फिर हमारी इकोनॉमी का एक खास ये भी है, बहुत बड़ी कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी हमारी नहीं है। तो हम जब बात करते हैं तो फॉर्मल इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी तो जाहिर है हमारी उस फिगर्स की उसमें आती नहीं है। लेकिन जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि देखिए, आपने सिस्टम्स क्रिएट करने हैं। मैंने जो पहले आपसे अर्ज किया, 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, ये इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। देखिए, तो कोशिश तो होनी चाहिए और मैं तो जितना रोल मेरा बनता है, आपको पता है, मैं तो हमेशा बात करता हूँ और उस तेजी से हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। बड़े रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म्स, हम नैब के ऊपर बात करते हैं लेकिन हम बड़े जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म के ऊपर बात हमारे यहाँ बड़ी कम है। असूलन तो हमें जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो है उस तरफ बात हमारे यहाँ कम है, वो चाहिए। और बाकी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मैं कहूँगा तो डेफिनेटली चाहिए। ठीक, हाँ सही गनी साहब, एक इल्ज़ाम तो आपके ऊपर यह है कि आपको कराची के फेस के तौर पे यूज़ किया जा रहा है और असल में आपका डिसीजन मेकिंग में इनपुट नहीं है। लेकिन मैं अस्यूम करता हूं कि आपका डिसीजन मेकिंग में इनपुट है, आपके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अगर एक हाइब्रिड मॉडल भी चल रहा है, क्या इस हाइब्रिड मॉडल को, इसका हिस्सा है आप लोग? मतलब चूंकि पाकिस्तान के मीडिया का रुख सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ रहता है, दूसरे बड़े सूबे को आप लोग रन कर रहे हैं, तो क्या ये इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी या हमने इस निज़ाम को, इस सिस्टम को ठीक करना है? या आपको भी लग रहा है कि पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल ठीक चल रहा है? क्योंकि मैं भी देख रहा था कि जो 5 बड़े IMF के बोरोवर्स हैं इस वक्त दुनिया में, एक पुर्तगाल है, एक ग्रीस है, एक यूक्रेन है, एक आयरलैंड है और एक पाकिस्तान है। और 86% से ज़्यादा IMF के लोन्स जो हैं $75 बिलियन के इस वक्त वो इन्होंने हम लोगों ने होल्ड किए हुए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसी तरह चलेगा सारा सिलसिला? नहीं, देखिए, मैं आपसे कहूँ सर, ये जिस तरह मुल्क का निज़ाम चल रहा है ऐसा नहीं चल सकता है।
और पाकिस्तान तो क्या किसी दुनिया के मुल्क का निज़ाम इस तरह नहीं चल सकता है। आपको निज़ाम को ठीक चलाने के लिए मैं फवाद साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि आपको मेजर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, चाहे वो जुडिशल रिफॉर्म्स हों, आपके और चीज़ों पे हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको बहुत तब्दीली लाने की ज़रूरत है। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का बड़ा अहम किरदार है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने रोल को महसूस नहीं करेंगी और सिर्फ यही एक टारगेट होगा कि इक़्तिदार में आ जाएं और किस तरह उसको कंटिन्यू करें, ये निज़ाम ठीक नहीं होगा और ये हम किसी भी तरह से मुल्क की खिदमत नहीं कर पाएंगे। अगर दुनिया के कामयाब मुल्कों को आपने देखना है तो फिर देखें कि वो आगे बढ़े कैसे, उन्होंने तरक्की की कैसे है, उन्होंने अपने आप को मसाइल से निकाला कैसे है। हम पता नहीं अजीब सी दुनिया में रहते हैं कि पिछले अगर 70 साल उठा के देखें तो हम मसाइल में मजीद गिरते जा रहे हैं, हम मसाइल से निकल नहीं रहे हैं, मसाइल हमारे बढ़ते जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खराबी जरूर हमारे निजाम में है, जिसको आपका सलूशन क्या है? पाकिस्तान की सियासत को आजाद करें, पाकिस्तान की सियासत को आज़ाद करें, जमहूरियत को आज़ाद करें, मीडिया को आज़ाद करें और उनको फैसले करने दें। गलत फैसले होंगे लेकिन गलत फैसले ही सही फैसलों का रास्ता बनेंगे और चीजें दुरुस्त की तरफ जाएंगी। ये इख्तियार मुल्क के लोगों को दें, ये इख्तियार मुल्क के लोगों के पास होना चाहिए कि किसको हुकूमत में रहना है, किसको नहीं रहना। मेरा पुख्ता ईमान है कि पाकिस्तान के लोग इतने बेशऊर नहीं है, उनको पता हो कि सईद गनी चोर है, करप्ट है, उसको बार बार मुंतखब करवाएं। एक दफा हम बर्दाश्त कर लेंगे, दूसरी दफा मुझे निकाल देंगे। तो ये फैसला लोगों को करने थे, लोगों ने हमेशा सही फैसले किए। फवाद चौधरी साहब, बड़ा रोम है आपके पास अगर आप करना चाहें, और सिविल गवर्नमेंट्स जो हैं उनको काम है कि जो वो काम उनको सही करना चाहिए उसको करें, और रूम वो वैक्यूम ना छोड़े कि जिसमें बाकी इदारों का या फौज का या किसी का किरदार आता है। ये नहीं हो सकता कि आप भी कुछ ना करें और दूसरे भी आपको कहें, आप उनको भी कहें कि आपने भी कुछ नहीं करना। यानी पानी तक तो आप कराची से निकाल नहीं सकते और बैठ के आप कहते हैं कि नहीं जी मेरा पॉइंट है ना, ठीक है, मेरा पॉइंट जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि देखिए सबसे पहले कोई गवर्नमेंट जो है ना, एक आपको अपोजिशन गवर्नमेंट दुनिया में जमहूरियतें जहाँ चलती हैं वो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होता है जहाँ वो तय करते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस हैं, इलेक्शन के रिजल्ट को कोई चैलेंज नहीं करता इंडिया में, कोई चैलेंज नहीं करता अमेरिका में। एल गोर बुश का हुआ इलेक्शन, एल गोर जो था वो अगर चाहते तो इलेक्शन बहुत कंट्रोवर्शियल कर देते, लेकिन उन्होंने नहीं किया बिकॉज इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो आप इलेक्शंस को ले लें, आप एहतसाब के निज़ाम को ले लें, आप जो बड़े रिफॉर्म्स हैं जुडिशल सिस्टम जैसे स्पेशली जजेस की अपॉइंटमेंट्स का मामला है, फिर सो मोटो पावर्स का मामला है, इन मामलात के ऊपर। और ये भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को डेफिनेटली चाहिए कि अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन को चाहिए कि हर वक्त अपने केसेस को लेके आगे ना बढ़े, इन बड़े मामलात के ऊपर एक मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाए और उसके ऊपर हम रिफॉर्म्स का जो एक स्ट्रक्चर है वो हम खड़ा कर सकें। अदरवाइज जैसे हम मिनिमम कॉमन एजेंडा क्या है कोई? देखिए जो बातें कर रहे हैं ना फवाद चौधरी साहब, मुझे उसकी नहीं है, लेकिन इसको लीड करना होता है गवर्नमेंट को। जब वजीर आजम साहब की एरोगेंस देखें, ईगो का प्रॉब्लम देखें, वो बैठना नहीं चाहते इशूज पर, जब कोई बात करें तो कहते हैं एनआरओ मांगते हैं, तो चीजें ठीक नहीं होती हैं। आपको मुल्क को बेहतर करने के लिए, मुल्क के निजाम को ठीक खत्म हो गया मेरा, मैं फैसले ऊपर छोड़ता हूँ। सईद गनी साहब, फवाद चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, कल फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।